आप सभी को नमस्कार साथियों। एक बार पुनः आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम राजा राम मोहन जी के विषय में पढ़ रहे थे, ठीक है जी। तो आज इसका सेकंड पार्ट रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वतंत्रता एवं अधिकार। राम मोहन राय, लोक इत्यादि व्यक्तिवादी विचारकों की तरह व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति संबंधी प्राकृतिक अधिकारों में विश्वास रखते थे, लेकिन वे इन्हें समाज से अलग नहीं मानते थे। उनका मत था कि प्राकृतिक अधिकार होते हुए भी राज्य को व्यक्ति और समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता पड़ने पर उनका नियमन और व्यक्ति तथा सामाजिक हित संवर्धन हेतु उनमें हस्तक्षेप करना चाहिए। अधिकारों और स्वतंत्रता के व्यक्तिवादी सिद्धांत के समर्थक होते हुए भी उन्होंने आग्रह किया कि राज्य का समाज सुधार तथा शैक्षणिक पुनर्निर्माण के लिए कानून बनाना आवश्यक है। राजा राम मोहन राय न केवल व्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थक थे, बल्कि वे राष्ट्रीय स्वतंत्रता के भी समर्थक थे। उनका मत था कि मानव मात्र के लिए ही स्वतंत्रता बहुमूल्य नहीं है, बल्कि यह राज्य के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है कई सारे विचारक ऐसे थे जो व्यक्तिवादी विचारकों की तरह जीवन और स्वतंत्रता पर बल देते थे। ठीक है, वो मानते थे कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के जो अधिकार है ना, ये प्राकृतिक अधिकार ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो मानते हैं कि ये समाज से अलग नहीं है। ठीक है, अर्थात उनका मानना है कि जितनी ज़रूरत एक मानव को स्वतंत्रता की होती है, उतनी ही ज़रूरत एक राष्ट्र को भी स्वतंत्रता की होती है। मतलब जैसे किसी मानव को स्वतंत्रता छोड़ दिया जाता है, ठीक है, उसको स्वतंत्रता मिल गई, ठीक है जी, अधिकार मिल गए, ठीक है जी, उसी तरीके से जो राज्य हैं, ठीक है, राज्य को सभी मानव को, सभी व्यक्ति की, पूरे समाज को ध्यान में रखते हुए उसकी भलाई के लिए कभी ना कभी हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा। ठीक है, और इस चीज़ का अधिकार, इस चीज़ की स्वतंत्रता राज्य को होनी चाहिए। जैसे हम बोलते हैं ना, सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता। एक व्यक्ति स्वतंत्र है, उसके पास फ्रीडम है, ठीक है, लेकिन उसके पास में ये अधिकार नहीं है कि वो दूसरे की स्वतंत्रता का हनन करे, दूसरे की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाए। ठीक है जी, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। उसी तरीके से जो हमारे राजा राम मोहन राय हैं, वो केवल व्यक्ति की स्वतंत्रता को समर्थन नहीं करते, वो यहाँ पर दोनों, राज्य और व्यक्ति दोनों की स्वतंत्रता का साथ देते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। राजा राम मोहन राय राष्ट्र की स्वतंत्रता और लोकतंत्र के समर्थक थे। इस दृष्टि से वे निरंकुश और दमनकारी शासक के विरोधी थे। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं, जो राजा राम मोहन राय थे, वो पुरानी चीज़ें जो थी, कैसी पुरानी चीज़ें, मध्यकाल की, ठीक है, जो मध्यकाल में, क्योंकि हमारा जो भारत का प्राचीन इतिहास है ना, वो बहुत अच्छा था। ठीक है, और वो इस बात के समर्थक थे। राजा राम मोहन राय कहते थे जो प्राचीन है, प्राचीन काल में भारत बहुत अच्छा था। ठीक है, वो मध्यकाल की जो त्रुटियां हैं उनका विरोध करते हैं। ठीक है, इसी वजह से वो ब्राह्मण जाति इत्यादि का विरोध करते हैं और वो कहते हैं जो जाति प्रथा ये सब बेकार है। ठीक है, और यहीं पर आते आते वो इसीलिए स्वतंत्रता और लोकतंत्र का समर्थन करते हैं। उनका मानना था कि स्वतंत्रता और लोकतंत्र एक सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, अगर लोकतंत्र है तो स्वतंत्रता मिलेगी, समानता मिलेगी। ठीक है, और इसी के सहारे, लोकतंत्र के सहारे ही निरंकुश और दमनकारी शासकों का विनाश हो सकता है, उनका ऐसा मानना था। ठीक है, और इसीलिए अगर हम देखते हैं तो यूनान में, स्पेन में, दक्षिण अमेरिका में, ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जहाँ पर उन्होंने लोकतंत्र का समर्थन किया है। ठीक है जी, राजा राम मोहन राय ने यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से भारतीयों के लिए ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता की मांग नहीं की, तथापि उनके द्वारा की गई शासन प्रशासन सुधारों की मांग एक स्पष्ट एवं सुदृढ़ अप्रत्यक्ष मांग के रूप में दृष्टिगोचर है। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है जो राजा राम मोहन राय जी थे ना, वो प्रत्यक्ष रूप से, अर्थात डायरेक्टली भारतीयों के लिए ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता की मांग नहीं करते थे। लेकिन क्या है ना, देखो, फिर भी कहीं ना कहीं उनके राष्ट्रवादी जो विचार हैं वो हमें मिलते हैं। कैसे? देखो, क्या है ना, जैसा हम जानते हैं जो राजा राम मोहन राय जी थे वो राजनीतिक स्वतंत्रता में विश्वास रखते थे। ठीक है, और इन चीज़ों को देखते हुए, और जो 1826 में ना एक जूरी अधिनियम निकला था, ठीक है, उसकी निंदा भी की उन्होंने। क्यों? क्या होता था उसके अंदर? एक प्रावधान था
कि किसी भी मुसलमान के ऊपर और किसी भी हिंदू के ऊपर, ठीक है, मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन किसी भी ईसाई के ऊपर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था। वो मानते, वहाँ पर ऐसा नियम था, ये जूरी जो अधिनियम था इसके अंदर ऐसा नियम आया था कि किसी भी मुसलमान के ऊपर और किसी भी हिंदू के ऊपर ईसाई के द्वारा मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नियम, ऐसा नाम हिंदू और मुसलमान के लिए नहीं था, ठीक है। हिंदू और मुसलमान कभी भी कोई भी चीज़ गलत हो, कितनी भी सही हो, उसके लिए वो मूल जो ईसाई धर्म के लोग हुआ करते थे उसके ऊपर मुकदमा नहीं चला सकते थे, और इसीलिए वो इस अधिनियम का विरोध करते थे, ठीक है जी। तो इससे हमें क्या समझ में आया इस एग्जाम्पल से कि प्रत्यक्ष रूप से तो वो भारत के लिए ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता की मांग नहीं कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से हमारे देश को आज़ाद कराने में, ठीक है, अपना योगदान दिया है, और यही उनका कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी विचार निकल कर आता है। यही नहीं, वो ऐसा नहीं चाहते थे कि पूर्ण रूप से बस राजनीतिक स्वतंत्रता मिल जाए। राजनीतिक स्वतंत्रता से क्या मतलब है कि हमारा देश आज़ाद हो जाए और जो सत्ता है वो हमारे भारतीय लोगों के, भारतीय नेताओं के हाथ में आ जाए। उनका ऐसा मानना नहीं था। उनका मानना था कि स्वतंत्रता में सबको स्वतंत्रता मिले ना, है ना, गरीब से गरीब हो, अमीर से अमीर हो, चाहे राजनीतिक पार्टी हो, चाहे तो वो प्रेस हो या कुछ भी हो, सबको स्वतंत्र होना चाहिए। वो ऐसा मानते थे। उनका मानना था कि राजनीति पार्टी को तो स्वतंत्रता मिल जाएगी, उनके हाथ में तो सरकार आ जाएगी, लेकिन उसके बाद ये जाति प्रथा है, ठीक है, महिलाओं और पुरुषों में आज भी भेदभाव है, इसको कौन समाप्त करेगा। उसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और है, 1831 में, ठीक है, वो इंग्लैंड गए थे, और इंग्लैंड जाकर उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसके बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, ईस्ट इंडिया पहले तो कंपनी थी, हमारे देश में आई थी व्यापार करने, लेकिन इसके ऊपर फिर ब्रिटिश ने आकर ना अपना कब्जा कर लिया था और उसके सहारे वो इंडिया को चला रहा था, ठीक है। तो ये वही था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। वहाँ पर गए और वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने एक पत्र प्रस्तुत किया और उसमें बताया कि हमारे देश को किस किस चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है, और उन्होंने अपने वहाँ पर अपने मत दिए थे। उन मतों को अब आगे पढ़ेंगे, चलिए आगे चलते हैं। तो उन्होंने जब ये पत्र वहाँ पर प्रस्तुत किया तो उसमें इन मांगों को रखा कि निष्पक्ष न्याय प्रदान करने हेतु भारत में जूरी प्रथा को प्रारंभ किया जाए। तो यहाँ पर देखो वही है जो जूरी प्रथा मैंने आपको बताई थी, जिसमें ईसाइयों को तो मिला हुआ था कि भाई हाँ आप मुकदमा कर दो हिंदू मुस्लिम पर, लेकिन हिंदू और मुस्लिमों को नहीं मिला हुआ था। तो उस प्रथा को ख़त्म किया जाए और सभी के लिए निष्पक्ष न्याय दिया जाए कि सभी एक दूसरे पर गलती होने पर उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। इस प्रथा को प्रारंभ किया जाए। उसी तरीके से वो दूसरा मांगा उन्होंने कि न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट के पद पृथक किए जाएँ। और देखिए यहाँ पर बताया कि जो न्यायाधीश था और मजिस्ट्रेट था वो कहते थे कि इन दोनों के जो पद हैं, ठीक है, उनको अलग अलग कर दिया जाए, पृथक किया जाए। क्यों? जो न्यायाधीश है वो अपना काम ठीक प्रकार से कर सके, जो मजिस्ट्रेट है उसमें अड़ंगे ना डाल सके। क्योंकि क्या होता है ना, जो न्यायाधीश था उसका काम क्या था, न्याय को न्याय देना, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मजिस्ट्रेट था उसके अंदर गड़बड़ियाँ कर देता था, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने मांगा कि न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट को अलग किया जाए, अलग अलग इनकी व्यवस्थाएँ कर दी जाएँ। उसी प्रकार से तीसरा इन्होंने मांगा कि न्यायालयों की कार्यवाही जनता के लिए खुली हो। तो देखो इसमें कहा कि अगर जनता के साथ में किसी व्यक्ति के साथ में कुछ गलत होता है, ठीक है, तो ये उनको आज़ादी मिलनी चाहिए, इस चीज़ की उनको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि वो न्यायालय में आके उस चीज़ के बारे में बोल सकें, बता सकें और न्यायालय उस बात पर कार्यवाही करे। उसी प्रकार से उन्होंने फोर्थ मांगा कि उच्च पद पर आधिकारिक भारतीयों को नियुक्त किया जाए। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने बोला कि जितने भी उच्च पद हैं वहाँ पर सारे के सारे ब्रिटिश लोग हैं, सारे इंग्लैंड से आए हुए लोग हैं, लेकिन एक भी भारतीय अधिकारी नियुक्त क्यों नहीं है। उन्होंने इसमें फोर्थ में मांग लिया कि आप आधिकारिक रूप से भारत के जो बड़े लोग हैं, बड़े अधिकारी हैं, उनको भी उच्च पद पर अधिकार दें, उनको भी उच्च पद पर नियुक्त करें, ठीक है जी। और पांचवा उन्होंने पंचायतों को पुनः स्थापित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि गांव के भीतर जो विलेजेस हैं उनमें जाकर पंचायतों को पुनः स्थापित किया जाए। पंचायतों को पुनः स्थापित करने के पश्चात ही कहीं ना कहीं एक स्वतंत्र रूप से राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में वहाँ की जनता भाग ले पाएगी। उनकी छठी और अंतिम मांग यह थी कि भारतीय परंपराओं के अनुकूल जो जनमत आधारित विधि निर्माण कार्य किया जाना चाहिए और कुछ क्षेत्रों को भारत सरकार को ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण से मुक्त किया जाना चाहिए, ठीक है। और उनकी ये वाली जो मांग है ना,
इस मांग के कारण ही यह सिद्ध होता है कि वो डायरेक्टली तो कहते नहीं थे कि आप मुक्त कर दीजिए, ठीक है, भारत को, लेकिन वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं भारत के पक्ष में थे, ठीक है। और इससे स्पष्ट होता है कि उनका मानना था कि ठीक है, आप भारत पर शासन कीजिए, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उनकी सीमा के अंदर, ठीक है, उनकी परिस्थितियों के आधार पर, उनकी परंपराओं के आधार पर ही उनके ऊपर शासन कीजिए, उनकी भावनाओं को, उनके अधिकारों को ठेस न पहुँचे, इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए। उनकी परंपराओं के अनुसार ही उनके ऊपर कानून लागू किए जाएं और उस पर ही आधारित उनकी व्यवस्था चलाई जाए। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी, ठीक है जी। क्या है ना, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसलिए मुझे इसको एक ही वीडियो में कवर करना पड़ा, ठीक है जी। चलिए, धन्यवाद।